Uh, everyone is familiar with, I think, Olympiads. How Olympiads works और कैसे होता है ये सारे प्रोग्राम्स कैसे चलते हैं कि सीक्वेंसिंग कैसे होती है क्या ये सबको पता है? यस सर। एक एजम्पशन है मेरा, अगर किसी को नहीं पता है तो आई विल प्रोवाइड सम हैंडआउट्स फॉर देम आल्सो। सून यू विल गेट अ हैंडआउट कि किस तरीके से मैथमेटिकल ओलंपियाड्स कवर होते हैं। आईक्यूएम के बाद आरएमओ, आरएमओ के बाद आईएमओटीसी, राइट? फिर इनमो, फिर आईएमओ, आईएमओटीसी एंड देन प्री ऑनबोर्डिंग प्रोसेस एंड देन अगेन आईएमओ। तो इतनी सारी चीजों के बाद for today, I'm just letting people joining through this link. But next onwards, after 9:30, I will not allow anyone. Right. So uh, in this course, ये जहाँ तक मामला है, we will be covering geometry, right? और ज्योमेट्री में हम टू पार्ट्स में कवर करेंगे ज्योमेट्री, राइट? सभी के पास अपना पेन एंड पेपर होना चाहिए, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अ, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर भी सकता हूँ, लेक्चर के नोट्स जो भी हमारे पास होंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपसे भी मांग सकता हूँ। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, ठीक है? अगर मैं इतना कर रहा हूं तो आपके लिए भी आई थिंक मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि आप भी इतना करेंगे, है ना? तो टू पार्ट में जो पहला वाला पार्ट होगा, दैट विल बी बेसिक ज्योमेट्री कोर्स। अब बेसिक ज्योमेट्री कोर्स से मतलब क्या है अपने को? तो जब भी मैं कहता हूं कि बेसिक ज्योमेट्री कोर्स, इसका मतलब ये है कि such course who will deal with IQM, RMO till this, and we will discuss so many question of international Olympiads also, but इसमें हम आरएमओ लेवल तक की चीजें रखेंगे ताकि आपको बेसिक कोर्स के इंट्रोडक्शन मिल जाए। क्योंकि मैं अगर एक ही बार सारी चीजें मैं पढ़ाने लग गया तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? और आप उतना कोप अप कर भी नहीं पाओगे इतने कम टाइम में। तो एक बार ट्रस्ट करने की जरूरत है, और जिस ट्रस्ट की जरूरत है मुझे, एक तो ट्रस्ट, एक कंसिस्टेंसी, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि कैसे क्या करना है, राइट? तो बेसिक ज्योमेट्री कोर्स विल बी फॉर आईक्यूएम, आईक्यूएम एंड आरएमओ। और दूसरा जो कोर्स होगा, इट इज फॉर नवंबर ओनली, राइट? एंड सेकंड कोर्स विल बी फॉर दैट इज एडवांस्ड ज्योमेट्री कोर्स। और it will be in December for INMO and IMO, right? So it will be in December one. हम, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बच्चे। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? नहीं नहीं, सिर्फ आप जो बोल रहे हो वही सुन रहे हैं, स्क्रीन नहीं दिख रही। और थिंक, ओके, थैंक यू बच्चे। अब स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? अरे नो सर। हाँ नाउ सर, इट हो इज, रही है।
हो रही है Yes, अब? sir. Yes, sir. Yes, yes. ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। हाँ, आप मुझे बता देना, मतलब जब भी ऐसा हो, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्टली वो कर देना, ठीक है? स्क्रीन शेयर हो रही है ना अभी तो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो second will be INMO IMO part, and it will be in December, right? तो अगर कोई ऐसा है कि बेसिक ज्योमेट्री कोर्स में मोस्ट ऑफ द टॉपिक या कुछ टॉपिक छूट गए हैं, तो अगर वो ऐसा चाहता है कि भाई मैं बेसिक ज्योमेट्री कोर्स, मुझे तो बहुत सारी चीजें पता है and I will go for directly advanced geometry course, I will not enroll them in direct advanced geometry course, first of all, ठीक है? आपको बेसिक ज्योमेट्री कोर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या पता है, ठीक है? और एक ट्रस्ट जिसे बोलते हैं, तो थोड़ा एक ट्रस्ट डेवलप कीजिए आप अपने अंदर भी, कि हाँ, एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू हम जाएंगे। एंड में आपको रियलाइज होगा कि ये प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस नहीं था। 60 डेज की जर्नी ज्योमेट्री की बहुत बड़ी जर्नी है। और अभी शुरुआत की क्लासेस, आई थिंक आई विल कीप इट अप टू 2-3 दिन की क्लासेस जो होंगी, वो 1 आवर 30 मिनट्स की ही होंगी। आफ्टर दैट आई विल गो अप टिल 2 आवर्स, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव मी 1 मिनट। ओके, 1 मिनट। गिव मी सम ऑफ ठीक है। मेरी आवाज इको तो नहीं कर रही है? No, sir. ठीक। अर्णव, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा का पूरा डिस्कशन हम पूरा का पूरा ज्योमेट्री कोर्स इन डिस्कशन मूड रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं और आप सुनो, ठीक है? तो सिंपल सी चीजें आपसे, अर्णव से शुरू करते हैं। अर्णव, 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 Sir, are you calling someone? यस। अर्णव सर, आई कांट टर्न। ओके, ओके।
Bratajit, Yes, sir. uh, what's the definition of geometry? Geometry is about visualizations of different types of shapes, dimensions. Visualization of shapes, dimension. Let's write one word. Visualizations of shapes, dimension and all, right? Hmm. Uh, हम धीरे धीरे प्रोसेस को आप ही के डेफिनेशंस को लेके और आसान करते हुए चलेंगे ताकि आप भी समझ पाए कि क्या कमियां रह जाती है मैथमेटिकल स्किल्स में कि हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं या चीजों को समझने में बहुत ज्यादा लेट हो जाता है अगेन तो विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है देखने से मतलब है राइट Yes, है ना sir. और किसी सर ऑब्जर्विंग. हाँ ऑब्जर्विंग और अगर ऑब्जर्विंग की बात है तो ये तो भाई अ, ये तो मैथ्स के स्किल में है ही नहीं ज्योमेट्री का स्किल ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है विजुअलाइजेशन हमें लेंथ विजुअलाइज करना है तो क्या मैं लेंथ मेजर करना है तो क्या मैं उसे विजुअलाइज करूंगा ओके ठीक है लेट्स मूव ऑन टू द आर्यन राज अभिनव Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री Study of structures and shapes, स्टडी ऑफ shape and sizes of different objects. shape and sizes of different object okay Yes, sir. okay Ankon, Yes, sir. what's the definition Sir, if I say that geometry is basically geometry is visualizing, studying shape, dimension, objects, different types of uh, varieties of shapes and all. अच्छा डू यू कैन थिंक अभी हम पहले लेक्चर में है बहुत ही आराम से और चीजों को बहुत स्मूथली समझना है मैं अगर कह रहा हूं आपसे कि डेफिनेशन तो डेफिनेशन का मतलब ये है कि उसमें ऐसे टर्म्स हैं जो इटसेल्फ एक्जियम है उन्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है अब आप यहां पे लेके आ रहे हो शेप्स डायमेंशंस तो ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स राइट Yes, बात sir. बात मुझे मेरी समझ में आ रही है Yes, Yes, sir. sir. ठीक Yes, तो sir. लेट्स मूव ऑन टू द नातिक Yes, sir. definition of geometry white is okay Sir, geometry can be understood as the study of shapes, dimensions, planes, spaces, etc. It includes
tools like mensuration, homeopathy, etc. It is one of the most practical mathematical field to ever exist. Okay, okay. In context to real life, I'm saying practical. अगेन मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था ना कि डेफिनेशंस का मतलब क्या है कि उसमें एक्जियम्स भरे पड़े हैं, ठीक है, उसमें ऐसी चीजें कतई नहीं है कि जिनको मुझे फिर से डिफाइन करने की जरूरत पड़ जाए। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. So let's start with our definition। और मैं जो भी कुछ कर रहा हूं उन सभी चीजों के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। मैं अगर सेट ऑफ सम स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं तो इसका मतलब बहुत सोच समझ के लिख रहा हूं, राइट? तो एक बहुत पुरानी बुक लिखी गई और जो आप अभी भी वो कर सकते हैं, किस्लेव करके एक बुक आती है, ज्योमेट्री की बुक है। तो उन्होंने उन्हीं की डेफिनेशन से मैं शुरू कर रहा हूं। हालांकि उनकी डेफिनेशन में काफी सारी गलतियां हैं, तो उसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट ज्योमेट्री इज द branch of mathematics which deals with the geometric properties of figures। अब नाउ इस डेफिनेशन में ज्योमेट्री इटसेल्फ, जिसकी डेफिनेशन हम देने जा रहे हैं, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, आपको सब कुछ क्लियर है, इसमें कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं, बताने की जरूरत है? No, sir. नो। विच डील्स विद द, ये भी हमको पता है कि भाई ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इधर उधर कुछ भी नहीं। हाँ, एक जरूर हमारे पास एक नया टर्म आया है, एंड दैट इज व्हाट? जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिगर, राइट? तो मेनली जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आपसे पूछा गया कि सम एग्जांपल ले लेते हैं कि वेयर श्रेयांश लिव्स, तो आपसे पूछा गया कि श्रेयांश कहाँ रहते हैं, तो आपने कह दिया कि श्रेयांश रहते हैं जहां पे ब्रतजीत रहते हैं। क्या ये कुछ इस तरीके की डेफिनेशन नहीं लग रही है आपको? Yes, sir. वाह, श्रेयांश घर में रहते हैं, बढ़िया। तो हाँ, ये भी सही है कि श्रेयांश घर में रहता है। तो अगेन ये डेफिनेशन खुद में इनकरेक्ट है, राइट? तो फिर जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? हाउ यू विल डिफाइन जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज? और ये किसलेव ने नहीं करी है, राइट? मैं कई सारी बुक्स के कंक्लूजन के बाद सारी डेफिनेशंस बता रहा हूं, राइट? नॉट फ्रॉम वन बुक, सो मेनी बुक्स के कंक्लूजन के बाद मैं डेफिनेशंस दे रहा हूं आपको, राइट? तो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, कोई बताएगा? Characteristics of the shapes, such as their length, volume, area, etc. लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, etc. ओके। or things which distinguishes one shape from another, or maybe
things which distinguishes one steps from another. नहीं, ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज में नहीं आ सकता है, क्योंकि डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं जो मैथ्स के अंडर में भी नहीं आएंगे, राइट? तो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? तो एक फेमस मैथमेटिशियन हुए, रशियन मैथमेटिशियन याग्लम। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, प्रॉब्लम तो है। क्या है कि पहले तो किसलेव की डेफिनेशन में तो यही मुझे प्रॉब्लम दिख रही है कि ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को उन्होंने नहीं डिफाइन करा, और अब हम चल रहे हैं कि ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने, तो फिर से वही प्रॉब्लम है कि भाई मैं किसको ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलूं, राइट? तो मैं कह रहा हूं कि ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच, किसको बोले ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी? हम्म क्या कहते हैं आप लोग? Length, area, and dimensions. नो, सी, विच इज कॉमन टू एज इट इज। मैं याग्लम जो भी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि अलग अलग लॉजिक्स के हिसाब से लोग अलग अलग डेफिनेशंस दे सकते हैं, बट आई एम प्रीफरिंग कि सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या मुझे आज तक समझ में आया है, जो डेफिनेशन सबसे सूट करती है, मैं वही डेफिनेशंस आपको भी पकड़ा रहा हूं। मैं कोई वो तो हूं नहीं, बड़ा तो मैथमेटिशियन हूं नहीं कि मैं आपको बहुत अच्छा डेफिनेशन पकड़ा दूंगा, लो भाई ये मेरा ये है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आपको अगर कुछ खामी लगती है तो आप भी मुझे बता सकते हो कि दोज प्रॉपर्टीज which is which are common to all congruent figure। अब मैंने ऐसा क्यों दिया है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, राइट? क्या ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये भी है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा बोर्ड है जिस पे हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, सपोज करिए, और क्या लगता है आपको कि सपोज करिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया इस बोर्ड पे, तो क्या बोर्ड के एक किसी एज से, मान लो, या किसी कॉर्नर से, इस डिस्टेंस की स्टडी भी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी बोली जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये प्रॉपर्टी बोली जाती है तो सोचो, मैं इसी ट्रायंगल को, जो गिवन ट्रायंगल है, मैं उसी ट्रायंगल को बोर्ड पे शिफ्ट कर रहा हूं। मैं बोर्ड पे पढ़ रहा था क्या? मैं बोर्ड पे ट्रायंगल पढ़ रहा था, और अगर मैंने ट्रायंगल को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया तो भाई ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। इज इट सो? Yes, sir. तो क्या हमारे गिवन डेफिनेशन के हिसाब से क्या ये सही बात है? क्या इसे हम ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? No. नो। No, sir. ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज हैं कि कोई भी पिक्चर या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी फिगर जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, उसको
वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने से, मोशन कराने से उस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है। पहले जो वो थी अभी भी वही रहे। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो दूसरे वर्ड्स में मैं ये भी बोल सकता हूं कि प्रॉपर्टीज which do not change with motion of figures, right? जिन फिगर्स की हम स्टडी कर रहे हैं उनके मोशन से वो प्रॉपर्टी चेंज न हो तो मुझे समझ में आता है कि वो जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, और इसी डेफिनेशन के हिसाब से हम सारा काम करेंगे। अदरवाइज अगर मैं जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को आर्बिट्ररी डिफाइन कर दूं तो मेरे डेफिनेशंस में काफी सारे फ्लॉ आ जाएंगे। तो मुझे अभी तक की सबसे अच्छी डेफिनेशन यही लगी है, और आई थिंक मुझे आपको भी इसी डेफिनेशन को ग्रास्प करना है, ठीक है? तो अभी तक के समझदारी के मामले में हम ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज का स्टडी करना, फिगर्स की ऐसी प्रॉपर्टीज का स्टडी करना, आर्बिट्ररी का मतलब ये है कि लाइक आप ऐसे समझो, आर्बिट्ररी वर्ड का तो काफी सारा वो कह सकते हैं हम मैथ्स में अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं हम अलग अलग टाइम पे। बट आर्बिट्ररी का मतलब आप इतना समझो कि जो टाइम के हिसाब से, अगर टाइम फ्रेम वेरिएबल कांस्टेंट, ना 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 ना, नॉट लाइक दैट, वो आपको पता नहीं है। आर्बिट्ररी का मतलब यह है कि नॉट डिपेंडेंट ऑन योर चॉइस, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? वो कुछ भी हो सकता है अपनी मन मर्जी के हिसाब से। बात समझ में आई? नो, नॉट अनबाउंडेड। ये सब नहीं, अनबाउंडेड का मतलब कुछ दूसरा है। टर्म्स पे बहुत स्टिक करिए क्योंकि आगे जाके आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखनी है ना। नॉट फिक्स्ड इज डिफरेंट, ठीक है? आप समझिए कि विच इज नॉट फॉर योर चॉइस, राइट? वो हमारी चॉइस के बस का नहीं है। बात समझ में आई? whose value cannot be determined beforehand, या ये कुछ ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज की ये डेफिनेशन हुई। अब बात यह है कि फिगर्स पे भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जिस ज्योमेट्री को हम पढ़ने जा रहे हैं वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। अब भाई ऐसा क्या हो रहा है कि ये क्या, कहां से ये सब कुछ आ रहा है कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री आ गई, ये कैसे? तो फर्स्ट टाइम किसी ने ज्योमेट्री के जो भी फिगर्स थे उनकी प्रॉपर्टीज को, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो अभी हमने पढ़ा है, उनको डिफाइन करना शुरू किया, प्रिसाइज वे में डिफाइन करना शुरू किया। एंड कौन थे वो? तो वो यूक्लिड था, राइट? तो यूक्लिड ने पहली बार सम डेफिनेशंस को देना शुरू किया और देन फिर आगे के काम पे उन्होंने चर्चा किया। तो पहली चीज जो इस कोर्स को पढ़ने से पहले मुझे जान लेनी चाहिए, एक्सियम क्या होते हैं? एनीवन? यूक्लिड डिड इट इन हिज, यस। अब which are taken for granted. Already defined terms. No need to define them again. ओके, Sir, universal truth. यूनिवर्सल ट्रुथ, assumed to be true. यस। जो भी लोग आप लोग लिख रहे हो ना, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है
कि लेक्चर्स को ध्यान से सुनो। ठीक है, आप लिखो मत, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने माइंड को थोड़ा बहुत फोकस करो। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्टली बोल दो, अगर नहीं बोल पा रहे हो तो आराम से सुनो। ठीक है, अदरवाइज आप लिखोगे, वहां माइंड जाएगा। उन सबसे अच्छा है कि आप चीजों को समझने की कोशिश करो। आप पढ़ोगे तो मैं सारी चीजें आपके लिए कर दूंगा कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए आप चीजों को समझो। तो हम एक्सियम्स को कैसे डिफाइन करते हैं? डायरेक्टली आप लिख सकते हो, जैसे आप लोग लिख रहे हो कि यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप। अच्छा, ये यूनिवर्स को आप कैसे डिसाइड करते हो? मतलब Collection of कलेक्शन ऑफ, universe को sir. हाँ Collection of planets, galaxies, celestial bodies, etc. ठीक है, मतलब लेकिन इनमें कहीं भी देखो, आपको पता है आपके डेफिनेशंस में बहुत सारे फ्लॉ हैं। इन चीजों को समझना है आपको। ठीक है, पहली बात कि ये पूरा स्पेस ना, अगर हम मान लो कि एक कमरे में बंद है अभी फिलहाल के लिए, तो मेरे लिए यही यूनिवर्स है, राइट? मैथ्स के लैंग्वेज में मैं बोलूंगा कि मैं इस यूनिवर्स में अभी हूं। मैं थोड़ा बहुत इससे आगे जाऊंगा, दूसरे प्लेसेस पे जाऊंगा, तो उस टाइम के लिए वो मेरा यूनिवर्स हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर एक ब्रॉडर सेंस में यूनिवर्स को डिफाइन करना शुरू करूं, तो देखो ये तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा कि स्पेस टाइम रिलेटिविटी का मामला है। बट आप ऐसा समझो कि यूनिवर्स को अगर एक्यूरेटली मुझे कुछ यूनिवर्स के बारे में कहना है, तो आई विल हैव टू गो फॉर टाइम, राइट? एट विच इंस्टेंट, टाइम के हिसाब से हम यूनिवर्स को कैलकुलेट बताना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वी से दैट ट्रूथ ऑफ द टाइम। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि मुझे नहीं पता भाई, आज के लिए ये ठीक है, ये सही है, लेकिन क्या पता भाई कभी कोई ऐसा स्पेस टाइम एग्जिस्ट करता हो जहां पे कुछ अलग ही होता हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes sir कि Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसे आप ये भी बोल सकते हो कि जो हिंदी पीपल है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं स्वयं सिद्धि। तो स्वयं सिद्धि का मतलब होता है, स्वयं का मतलब होता है सेल्फ, राइट? सिद्धि का मतलब प्रूव्ड। तो सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट, उन्हें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे तरीके के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं एक्सियम्स, राइट? अच्छा, फिर एक वर्ड आएगा आगे जाके, थियरम। और आपको आज ये सब कुछ बहुत आसान लग रहा है, ठीक है, लेकिन पॉइंकेयर जैसे मैथमेटिशियन ने, गॉस जैसे मैथमेटिशियन ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है इन सभी के चक्कर में। रीमान, ठीक है, तो आप जिन चीजों को बहुत आम समझ रहे हो, किसी ने एक्सियम को ट्रुथ थियरम ही मान लिया, नॉट बर्बाद। ये बात सही है कि भाई नॉट बर्बाद। तो बर्बाद करने का मतलब ये है कि गुड। तो थियरम इज व्हाट वी से दैट कि a statement that is based on some set of a meaningful statement, I should say, statement that is based on some set of
अरेंज्ड और ऑर्डर्ड लॉजिक्स, ऑर्डर्ड एक्सियम्स, राइट। हमने बहुत सारे कुछ एकदम सीक्वेंस वाइज कुछ एक्सियम्स लिखे और उसके हिसाब से मैंने कहा कि अगर ये ठीक है, अगर ऐसा होता है, अगर ये हो रहा है, आर वी यस। मैंने शुरुआत लेक्चर की शुरुआत में ही बोला था कि आपको नोट्स अपने प्रिपेयर करने पड़ेंगे, अदरवाइज द वेरी नेक्स्ट लेक्चर आई विल आस्क अबाउट एनीथिंग। जो भी मैं पढ़ा चुका हूं वो मैं पूछ सकता हूं आपसे, लेक्चर नोट्स भी मांग सकता हूं, तो इतना तो मेरा बनता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कुछ भी वो नहीं कर रहा हूं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो फिर तो भाई गड़बड़ ही है सब। तो a meaningful statement that is based on some set of arranged or ordered axiom is known as theorem. अच्छा, आपने एक और वर्ड सुना होगा, postulates। सुना है? Yes, sir. postulates का मतलब क्या है? Sir, axioms related to geometry specifically. कह सकते हैं, बट नॉट लाइक दैट कि ज्योमेट्री से ही एसोसिएट हो। postulates आर सो मेनी, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए बस हम इतना समझेंगे कि एक्सियम का मतलब ये है कि सॉरी, postulates का मतलब ये है कि पिक्चर का भी नोट्स सबका, ठीक है। और अम, ये आपके कंसिस्टेंसी का मतलब है। जो भी लोग ये पूछ रहे हैं कि नोट्स बनाना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको समझना चाहिए। आप अपने इतने समझदार हो कि आप समझोगे कि हाँ, हमें नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है। बहरहाल नेक्स्ट लेक्चर से नोट्स की तो परफेक्टली जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत सारे सवाल भी पूछूंगा और पढ़ाना तो है ही। तो postulates का मतलब सेम एज हम जहां तक ट्रीट करने वाले हैं कि हम एक्सियम की ही तरह इक्विवेलेंट ट्रीट करने वाले हैं postulates को। अच्छा, एक और वर्ड सुना होगा आपने, ये वर्ड सुना है क्या? Yes, sir. कोरिलेरी का मतलब क्या होता है? Sir, basic or logical extension of theorems. हाँ, ठीक है, कि लॉजिकल एक्सटेंशंस ऑफ थियरम्स कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो डायरेक्टली फॉलोज फ्रॉम, हाँ, ठीक है। तो हम सीधे ये बोल दें कि एन आउटकम ऑफ अ थ्योरम, राइट? Yes, sir. एन आउटकम ऑफ अ थ्योरम। Yes, sir. अच्छा, एन आउटकम मतलब क्या है कि बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं, इसका मतलब बहुत सारी कोरोलरी किसी थ्योरम से बन सकती है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि भाई कोरोलरी वन, कोरोलरी टू, बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी आ सकती हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो एक्सियम, थियरम, postulates, कोरोलरी, ये चार इंपॉर्टेंट से चीजें रहेंगी। हम आगे पार्ट बाय पार्ट यूज करते रहेंगे। नेक्स्ट में हम आते हैं और सर हाँ, बोलो बच्चे। सर आपने तो पोस्टुलेट्स का डेफिनेशन नहीं बताया। आप सभी को लगता है कि मैं postulates की डेफिनेशन नहीं बताई है मैंने? तो why did mathematician make the term postulates when already? नहीं 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 नहीं, postulates was an older term, ठीक है। पहले, बहुत पहले postulate आया था, देन फिर axiom आया था।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई लोगों के पास ये था तो ये हो गया। ऐसा क्यों हो गया? सर ये एक्सियम का ही ओल्डर टर्म है पोस्टुलेट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, कहते हैं ना कि दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, तो आप इतनी सारी चीजें करने से अच्छा है कि वाटर एंड पॉस्टुलेट। ठीक है, कोई नहीं, सुपर अननोन। ठीक है, आगे बढ़ता है। अ, अच्छा, आपने कभी ये भी सुना होगा कि पैराडॉक्सेस, राइट? Yes, Yes, sir. sir, सुना है। Predictive. रामानुजन पैराडॉक्स। कौन सा? Ramanujan. रामानुजन पैराडॉक्स। रामानुजन पैराडॉक्स, Russell's paradox, sir. रसेल पैराडॉक्स, वेरी कॉमन। Yes, sir. Knife set theory. हाँ, आप रसेल पैराडॉक्स का नाम ले सकते हो। हाँ, सेट थियरी में बहुत इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी, राइट? तो क्या लगता है कि किसका माइक ऑन है? आप माइक ऑफ कर लो। तो क्या लगता है, पैराडॉक्सिस की जगह होनी चाहिए मैथ्स में या नहीं होनी चाहिए? होनी होनी चाहिए। चाहिए। होनी Yes, चाहिए। sir. क्यों क्यों होनी चाहिए? Sir, because they tell us the flaws of a particular thing or field. Like in knife set theory, when हाँ contradictions or paradoxes like Russell's came, then only हाँ, the axiomatic set theory was developed. ओके। तो ठीक है, अभी धीरे धीरे हम आगे बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पैराडॉक्सेस की बात करेंगे। बट पैराडॉक्सेस की जरूरत है हमें। ठीक है, कि भाई कुछ अंत में ऐसा ना हो जाए। हम उन सभी चीजों की खोज में जरूर रहते हैं कि कहीं अंत में ये जो हमने किया है अभी तक वो सब कुछ खत्म ना हो जाए। ठीक है, सेल्फ कोलैप्स्ड सिस्टम मुझे नहीं बनाने हैं, हम स्टेबल सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 टर्म्स हैं जो हमें जरूरी के आएंगे। और अब चलते हैं फिगर्स में। और मैं बहुत ज्यादा तो नहीं स्टिक करूंगा क्योंकि हमें न्यूमेरिकली थोड़ा सा आगे जाना है। तो आज चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं इसीलिए चीजों को थियोरेटिकल रख रहा हूं, जितना ज्यादा हम थियोरेटिकल रख सकते हैं। तो फिगर्स का मतलब क्या है? तो देखो, यूक्लिड के अकॉर्डिंग बात शुरू होती है पॉइंट से, राइट? अब देखो, यूक्लिड के बहुत सारे एक्जियम्स हैं, है ना? यूक्लिड के बहुत सारे एक्जियम्स हैं हमारे पास। क्या लगता है कि किसी चीज की शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए? अगर ज्योमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं हम, ओरिजिन से। ठीक है, तो हमें क्या कहना चाहिए कि भाई क्या है? मतलब ज्योमेट्री की शुरुआत में हम क्या बोलना चाहिए? तो जो बड़े बड़ों ने कह रखा है, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने कह रखा है, पहले हम उनको पढ़ते हैं, देन फिर अपनी वाली डेफिनेशन, जो मॉडर्न डेफिनेशन हम यूज कर रहे होते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड का जो फर्स्ट एक्जियम था, फर्स्ट पोस्टुलेट था, पहला वाला, सबसे पहला पोस्टुलेट था कि वो पॉइंट को डिफाइन करते हैं। और वो कह रहे हैं कि अ पॉइंट इज दैट point is that uh, uh, ऐसे लिख लेते हैं, which has no part,
which has no part. ये एज इट इज मैं उन्हीं के फिगर्स के जो भी डेफिनेशंस है मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि भाई उसका कोई पार्ट नहीं है। आप मतलब फॉर एग्जाम्पल, इज इट अ पॉइंट? क्या ये पॉइंट है? No, sir. हम No, इसके sir. इसके पार्टीशन कर सकते हैं, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई जिसका हम पार्टीशन कर पाए। तो आपको समझ में आएगा कि इन द एंड आप कहाँ पहुंचोगे, वही है पॉइंट। तो ये पॉइंट है। No, sir. No, sir. नो, ये भी पॉइंट नहीं है। अगेन इट इज अ डिनोशन ऑफ अ पॉइंट। तो यूक्लिड यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिनोशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, मतलब कि पॉइंट के जैसा है पर पॉइंट नहीं एग्जैक्टली। हाँ, वो पॉइंट नहीं है। अब अगर हम पॉइंट बोल रहे हैं तो ओके सर। हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आइडियल पॉइंट। सर हाँ, बोलो बच्चे। सर हमने अपना बुक में पढ़ा है कि पॉइंट इज अ अनडिफाइंड टर्म, सो हाउ इट कैन बी डिफाइंड, आपने जो लिखा है। ये कौन बोल रखा है तुम्हें कि पॉइंट इज अ? मतलब ये कौन सी बुक है? ये कौन सी नई बुक आ गई? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बी ऑथेंटिक विद द बुक्स। कोई बुक्स ना उठाइए कि पॉइंट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब हम धीरे धीरे समझेंगे कि अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी हम एज इट इज यूक्लिड की बातों को लेके चल रहे हैं, और अगर इस डेफिनेशन में आपको कोई फ्लॉ नजर आता है तो लेट मी नो, राइट? मैंने What actually is the point? कौन बोल रहा है ये? Sir, another. ओके, व्हाट? What actually is the point? ओके, देखो बच्चे, पॉइंट इज जस्ट लाइक you can say the very elementary figure of geometry which cannot be further which cannot have further parts, right? Indivisible. हाँ, इनडिविजिबल आप बोल लो, अब उसके बाद कुछ नहीं है। वो डिवाइड करते करते एकदम एंड में पहुंच जाओ, वहीं पे पॉइंट है, वही है पॉइंट। It's like a simplified term. हाँ, एकदम या मैंने बोला ना कि ये एक्सियम 1 है, और एक्सियम 1 में वो क्या करते हैं कि एक्सियम 1 में वो पिक्चर्स को डिफाइन करते हैं। बात समझ में आई? तो सबसे एलिमेंट्री कौन सा पिक्चर है? पॉइंट। Sir, can we call a point as a circle of zero radius? वी कैन से ऑफ कोर्स वी कैन से, ठीक है। जीरो रेडियस, Yes, sir. ठीक है, मतलब बोलने को तो कुछ भी ठीक है। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर इन्होंने पॉइंट डिफाइन कर दिया तो आप क्या डिफाइन करेंगे? आपको क्या लगता है? Straight line. Line. यस, अब ये लाइन डिफाइन करेंगे। तो चलिए थोड़ी बहुत लाइन की भी बात कर लेते हैं। तो यूक्लिड कहते हैं कि लाइन is a length without breadth। मैं अपने वर्ड्स नहीं चिपका रहा, ठीक है। हम बात करेंगे अपनी वाली डेफिनेशंस की, बट अभी इनको जानना जरूरी है कि जो बड़े बूढ़े कह गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो एक ऐसी चीज कि जिसके पास केवल लेंथ है, ब्रेड्थ नहीं है। आप ऐसे समझ लो कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें केवल एक डायमेंशन हो। डायमेंशन का मतलब है कि अगर मैं मूव करना शुरू कर रहा हूं तो या तो हम वन डायमेंशन किसको डिफाइन कर रहे हैं कि अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल यहां से इस डायरेक्शन में ये मेरा एक डायमेंशन है, तो मैं केवल या तो इधर जा सकता हूं या तो इधर जा सकता हूं। तो आई विल कंसिडर इट एज डायमेंशन, वन डायमेंशन। बात समझ में आई?
Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो जिसके पास केवल एक डायमेंशन है। अच्छा, अब एक और, इनके डेफिनेशन में ये जो यूक्लिड डिफाइन कर रहे थे, तो यूक्लिड एक्चुअली लाइन सेगमेंट्स को डिफाइन कर रहे थे, लाइन को नहीं डिफाइन कर रहे थे, राइट? तो उन्होंने लाइन सेगमेंट्स को डिफाइन किया है और उन्होंने वहां पे बोला है कि एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि वो लाइन सेगमेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं। समझ में मेरी बात आई? Yes, sir. एक्चुअली में Sir, can you repeat? जो यूक्लिड बोल रहे हैं, लाइन जिसे लाइन बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में वो आगे जाके उसे लाइन सेगमेंट की तरह डिफाइन कर रहे हैं। तो एक्चुअली में हम ये मान के चलेंगे कि वो लाइन सेगमेंट को ही डिफाइन कर रहे हैं। बात समझ में आई? वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि द एक्सट्रीमिटी ऑफ, उसके बाद जस्ट एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट को ही एक तरीके से डिफाइन कर रहा है। समझ में मेरी बात आई? Yes, sir. ये दोनों Yes, स्टेटमेंट, sir. पहला एग्जाम चल रहा है अभी, और पहले एग्जाम में वो फिगर्स की बात कर रहे हैं कि मेरे कुछ आधारभूत फंडामेंटल फिगर्स कौन कौन से हैं, हम उन्हीं को डिफाइन करेंगे। अब एक और बात इन्होंने ऐड करी, लेट मी, इसी में ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, एंड इट्स गोइंग टू बी सी पार्ट, कि अ स्ट्रेट लाइन is one which lies evenly with points on itself। तो उसी बात को थोड़ा और अच्छे से दे रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ ज्यादा पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कुछ कम पॉइंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह सेम पॉइंट। बात मेरी समझ में आई? आया ना? Yes, sir. तो पहला यस एग्जियम, सर। पहला एग्जियम किस बात को डिफाइन कर रहा है, किसके बारे में बोल रहा है? Figures के बारे में। फिगर्स के बारे में बता रहा है कि भाई साहब, Figures. हाँ, कि कुछ ऐसा है, आप जिन जिन चीजों को हम डिफाइन करने जा रहे हैं, और बेसिकली अभी तक की देखो, चाहे जो भी हो, यूक्लिड की वजह से ही बहुत सारी चीजों का जनरेशन माना जा सकता है। ठीक है, उनका फिफ्थ जो पॉस्टुलेट था, उन्होंने उसने क्या नहीं करवा दिया मैथ्स की दुनिया में। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, अभी एडवांस कोर्स में जाएंगे तो वहां पे बात करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ, तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें बात कर रहा हूँ, ताकि आप भी धीरे धीरे समझ पाओ, और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाए। ठीक है, पॉस्टुलेट नंबर 1 इज व्हाट, उन्होंने इन सभी को डिफाइन किया। तो अब मैं पॉस्टुलेट 1 दे रहा हूं। सारे इन सभी चीजों को अगर मिला दिया जाए, तो यूक्लिड कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई देखो, स्ट्रेट लाइन, कोई भी दो पॉइंट अगर आप ले लो, स्पेस में कोई भी दो पॉइंट अगर आप ले रहे हो और इनको आप मैच कर रहे हो, ऐसे मतलब इनको आप ये मिला दिया आपने, राइट? तो दिस विल बी कॉल्ड एज ए स्ट्रेट लाइन। बहुत सारी फ्लॉ है इस बात में
कि भाई मैंने ऐसे मिला दिया, राइट? तो विल इट बी कॉल्ड एज अ स्ट्रेट लाइन? क्या लगता है आपको? नो सर। No, sir. नहीं कहा जाएगा। तो इसमें फ्लॉ है। तो आप समझदार हैं, बड़े बूढ़ों की बात किस तरीके से समझना है आप समझ सकते हैं। बात समझ में आई? तो कोई भी Yes, sir. अगर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर स्पेस में आप मुझे 2 पॉइंट दे दो, तो उनसे एक यूनिक लाइन बनती है। तो लाइन बोले जब भी यूक्लिड, तो क्या समझना है अपने को? लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? आया ना? Yes, sir. तो यूनिकनेस ऑफ अ लाइन सेगमेंट थ्रू 2 पॉइंट्स। मैं एक शॉर्ट वर्ड्स में लिख दे रहा हूं, थ्रू 2 पॉइंट्स। दिस इज द पोस्टुलेट 1। हाँ, कौन पूछ रहा है? कुछ पूछ रहा है कोई? इसमें नहीं ऐड कर सकते सर कि जो 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? आप कह सकते हैं। अभी मैं उन सभी चीजों पर नहीं जा रहा। अभी मैं आगे जाके यूक्लिडियन नॉन यूक्लिडियन टर्म डिफाइन करूंगा, तो मैं वहां खुद ही बताऊंगा, है ना? अभी मैं Okay, sir. एज इट इज यूक्लिड के पोस्टुलेट को डिफाइन कर रहा हूं। कोई घबराएगा नहीं, पेशेंस रखो। सारी चीजें मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। जितना आप पेशेंस रखेंगे, एंड में जाके Okay, आपको sir. पता चलेगा कि पेशेंस का ही सारा गेम। लेट्स मूव ऑन टू द पोस्टुलेट 2। पोस्टुलेट 1 में उन्होंने कुछ फिगर्स को डिफाइन किए और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि भाई 2 पॉइंट आप ले लो स्पेस में, है ना, और उनको मिलाओ तो एक ही लाइन सेगमेंट भाई होगा, वो है ना, यूनिक लाइन सेगमेंट होगा। दूसरे में कहते हैं कि भाई अ, आप कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लो। तो लाइन सेगमेंट मतलब यूक्लिड का लाइन, और इसको ये कह रहे हैं कि आप किसी भी डायरेक्शन में इसे कॉन्टिन्यूसली, है ना, टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट स्ट्रेट लाइन कॉन्टिन्यूसली इन ए स्ट्रेट लाइन। आप मतलब ऐसे समझो कि कुछ ऐसा, आप इसी से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्ट्रेट लाइन जनरेट कर सकते हो। बात समझ में आई? आया ना? मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन के को आगे हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन नहीं कंसिडर किए जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? पोस्टुलेट 2 आया ना? बताओ भाई। यस सर। Yes, sir. पोस्टुलेट 1 क्या कहता है? पोस्टुलेट 1 कहता है कि 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन से लाइन बनती है। पोस्टुलेट 2 क्या सर कहता है? हाँ बोलो। सर यूनिक लाइंस मीन यूक्लिड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हाँ, बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, मैंने उसी ओके टाइम सर। बोला। हाँ, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या कहा उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट में? कि भाई साहब, आप एक्सटेंड अगर आप कर रहे हो फॉर एनी आइदर साइड, ठीक है, तो वो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन नहीं कंसीडर करी जाएगी। क्लियर बात? आया ना? Yes, sir. तो दिस विल बी द पोस्टुलेट नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू द पोस्टुलेट नंबर 3। अब दिक्कत ये है कि अ, हमने इसको डिफाइन कर दिया। थर्ड पोस्टुलेट में यूक्लिड कहते हैं कि भाई आप एक पॉइंट ले लो और आप कोई एक फिक्स्ड डिस्टेंस भर लो, ऐसा, ये। तो एक फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम बोलेंगे सेंटर, राइट, और इस फिक्स्ड लेंथ को, तो इसका मतलब यूक्लिड कि यहां पे आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आएगी कि लेंथ को उन्होंने पहले डिफाइन कर रखा है वो लाइन के तौर पे। मेरी बात समझ में आई? आया ना? Yes, sir. पोस्टुलेट 1। Yes, sir.
तो ये कह रहे हैं कि अगर इस रेडियस को फिक्स्ड कर दिया जाए तो ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट बन एंड पॉइंट बन रहे हैं ये सब ये एक सर्कल बनाते हैं। बात मेरी समझ में आई? तो बेसिकली Yes, Yes, sir. एक सर्कल को कैसे ड्रॉ करना है वो ये बता रहे हैं, और इसी जगह पे उन्होंने इन टर्म्स को ऐड करने की कोशिश करी। किसको? क्या लगता है आपको? कुछ टूल्स आप जानते हैं, ज्योमेट्रिक टूल्स? हम्म जिससे हम Compass, कंपास और protector, ruler, Statistics. यस, कंपास, प्रोटेक्टर, रूलर, आई थिंक इट इज शेयरिंग ना। यस, divider. यस, आप कह सकते हो। normally we consider compass and scale. हाँ, तो वो बेसिकली इस डेफिनेशन में आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं कि भाई देखो हमारे पास सम सेट ऑफ ये टूल्स भी साथ में हम डिफाइन कर पाए। मेरी बात समझ में आई? तो वो अब टूल्स को भी इंट्रोड्यूस करना आपसे बता रहे हैं कि भाई देखो एक प्रोटेक्टर होता है, तो इसका मतलब जरूर अब आगे जाके एंगल वंगल की बात करेंगे वो। बात समझ में आ रही है? आया ना? Yes, sir. प्रोटेक्टर के Yes, साथ sir. और क्या बात करेंगे? कंपास। कंपास क्या यही होता है? हम्म Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और बाकी सारे डिवाइडर्स एंड ऑल, तो उसका कोई अभी ये नहीं है। उन्होंने कंपास को आपसे इंट्रोड्यूस कर दिया कि देखो भाई हमारे पास दिस मच डिस्टेंस को रखने का प्लान है, और हम एक अनदर तरीके के डायमेंशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो अ, कई सारे मैथमेटिशियन का मानना है कि वो अलग अलग पॉस्टुलेट्स के तरीके से अलग अलग बातों को कहने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि वो फाइनाइटनेस से इनफाइनाइटनेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कैसे? यूनी डायमेंशन की बात कर रहे थे, अब मैं मल्टी डायमेंशंस की बात कर रहा हूं। मल्टी डायमेंशन छोड़ो, वो डायमेंशंस में अलग बात हो जाएगी। बट फाइनाइट साइडेड पॉलीगन से वो इन्फिनिट साइडेड पॉलीगन की बात करना शुरू कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, ताकि sir. सारे Yes, sir. डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं सबको हम लेके आ पाए, तो इसीलिए उन्होंने पॉस्टुलेट 3 दिया है। लेट्स मूव ऑन टू द पॉस्टुलेट 4। एंड व्हाट पॉस्टुलेट 4 सेज, किसी को पता है? हम्म All all right angles are equal. यस, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका कुछ ना बिगड़े, आप जो भी ज्योमेट्री समझें वो शुरुआत से समझें। आई विल टेक अटेंडेंस इन द एंड ऑफ दिस सेशन, और उसके बाद फॉर द वेरी नेक्स्ट सेशन उन्हीं को हम अलाउड करेंगे, राइट? तो बच के ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर।
तो अभी आपको समझ में आ गया मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा था? Yes, Yes, sir. sir. वो अभी स्केल्स आपको बताने की कोशिश की है, प्रोटेक्टर से आप उन्होंने समझाया आपको, और प्रोटेक्टर का जस्ट इंट्रोडक्शन देने के जस्ट बाद ही वो एंगल्स की बात करने लगे। अब भाई ये राइट एंगल को कैसे तरीके से, क्योंकि राइट एंगल तो उन्होंने डिफाइन करा नहीं, राइट एंगल को मानना क्या है? तो वो कह रहे हैं कि भाई कोई एक लाइन ले लो और उस लाइन पे कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करो, अगर वो लाइन उसके दोनों साइड, ये दोनों ही पार्ट सेम आ रहे हैं, ये दोनों ही पार्ट सेम है, सेम मतलब कॉन्ग्रुएंट है, अभी आगे जाके बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, कोइंसाइड कर जा रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम राइट एंगल। और बेसिकली आप सब महान आत्माएं हैं, तो ये कुछ इस तरीके का, अब आप इसको घुमाते रहो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितने भी वो बन रहे हैं वो सब सारे राइट एंगल सेम होंगे। समझ में मेरी बात आई? चाहे राइट Yes, एंगल Yes, sir. किसी भी तरीके का बना। अब वो लास्ट पॉस्टुलेट एंड मोस्ट डिस्टर्बिंग पॉस्टुलेट। अब पॉस्टुलेट का मतलब क्या है, जल्दी से? axiom. एक्सियम, सही बात। पता है, related to यस, मैथमेटिशियंस को लगा ना कि भाई ये यूक्लिड आदमी फंसा रहा है हमको, ये जो फिफ्थ पॉस्टुलेट दे रहा है आदमी, फिफ्थ पॉस्टुलेट इज नॉट अ पॉस्टुलेट, इट्स अ थियरम। और यहीं पे बात बिगड़ गई। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही yes, sir. उन्होंने फिफ्थ Yes, sir. पॉस्टुलेट दिया और बात बिगड़ गई। क्यों बिगड़ी, कैसे बिगड़ी, हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट फिफ्थ पॉस्टुलेट पहले हम एज इट इज लिखते हैं, जो उनका स्टेटमेंट था वो काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखते हैं, तो मैं वही लिख रहा हूं। इफ स्ट्रेट लाइन falling across two straight lines makes internal angles on the same side less than two right angles then the two straight lines straight lines being produced being produced to infinity
meet on that side. That is less than two right angles. मुझे लगता है कि आप सभी को मेरी सारी बात समझ में आ रही होगी, मतलब ये कहना क्या चाहते हैं वो समझ में आ रहा होगा, Yes, sir. राइट? ठीक है। अब मैं समझा देता हूं कि इन्होंने क्या कहा। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग अक्रॉस टू स्ट्रेट लाइंस, तो मान लो कि हमारे पास ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, वन स्ट्रेट लाइन इज देयर एंड अनदर स्ट्रेट लाइन इज देयर, और एक कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे पड़ गई, राइट? ये कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे आके पड़ गई इस पे, तो ये कह रहे हैं कि मेक्स इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड, ये वाले। अब देखो पॉस्टुलेट नंबर 4 वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, बात सही बात है, तो इसका मतलब वो एक्चुअली 4 राइट एंगल्स इन स्पेस की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. किसी पॉइंट के अबाउट ये टोटल एंगल 4 राइट एंगल्स होते हैं, उन्होंने ये कह दिया इस एक्सियम के कहते ही। अच्छा, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ये इक्वल इक्वल पार्ट में नहीं काटेगा तो वो कुछ ऐसा काटेगा, है ना? वो कुछ ऐसे Yes, काटेगा। sir. तो ये दो तरीके के पार्ट्स जनरेट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे एक्यूट पार्ट या एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? Acute angle. तो वो एक्चुअली एक्यूट एंगल को भी डिफाइन कर दिया उन्होंने। बहुत देखो, अगर कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति एक वर्ड बोलता है ना, तो उस वर्ड के बहुत सारे मायने होते हैं, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी चीजें कर देता है, बता देता है। इसीलिए मैथ्स जितनी ब्यूटीफुल है उसको पढ़ने वाले उससे क्या कहें, मतलब मैथ्स उनको इतना ब्यूटीफुल बना देती है। मैथ्स का ब्रेन ये है, ठीक है? तो सोचो एक स्टेटमेंट के थ्रू वो कितने सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मैं कितने सारे स्टेटमेंट्स निकाल रहा हूं उनके स्टेटमेंट से, राइट? इसे उन्होंने कहा Yes, sir. ये कौन सा एंगल है? दूसरा वाला पार्ट, Up. ऑब्ट्यूस पार्ट, तो इट विल बी नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल, राइट? तो उन्होंने आपको 3 तरीके के एंगल से परिचय करा दिया, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, राइट? और फिर यहां पे आते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर ये जो दो लोग हैं, मान लो ये θ1 एंगल बना रहे हैं, ये θ2 एंगल बना रहे हैं, तो अगर ये लेस देन, इनका सम लेस देन 2 राइट एंगल्स, राइट, then the two straight lines being produced to infinity meet on that side that is less than 2 right angles. मेरी बात समझ में आई कि ये कट अगर करेंगे तो ये देखो इधर है θ4, इधर है θ3 और इधर है θ4, तो θ3 प्लस θ4 एंड θ1 प्लस θ2, इन दोनों में से जो 180 से कम है ना, उधर ही ये दोनों स्ट्रेट लाइंस कट करेंगी। ये है पॉस्टुलेट नंबर कौन सा? 5। Fifth. आपको लगता है कि अगर क्या हो कि इधर वाला भी 180 हो जाए और इधर वाला भी 180 हो जाए,
what will happen? तब Parallel. तो इसका Sir, the मतलब two lines will never meet and it will be parallel. क्या हो गया बच्चे? पैरेलल हो जाएंगे। कौन बोल रहा था? इको कर रहा था। वन वन करके बोलो आप लोग। पैरेलल हो जाएंगी। यस। तो इसका मतलब क्या है कि फिफ्थ पॉस्टुलेट इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल पॉस्टुलेट। क्या हम वैसा कह सकते हैं? अब देखो, वो कह कुछ और रहे हैं, हम निकाल उसका मतलब कुछ और रहे हैं। इज इट सो? Yes, sir. Yes, sir. तो इट विल बी Now नोन the एज lines. यस। तो इसका मतलब क्या है कि लाइंस विल बी सेड एज पैरेलल व्हेन थीटा वन प्लस थीटा टू इज गोइंग टू बी two right angles. Is it so? Yes, sir. Yes. तो वो एक्चुअली यही डेफिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। और इस तरीके से उन्होंने अपनी ज्योमेट्री बनाई इन 5 एक्सियम्स पे, और उस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री। राइट? Yes, sir. Yes, sir. और उस तरीके के स्पेस को जहां पे ये ज्योमेट्री होल्ड करती है, अब ये क्या है सर? ऐसा भी है क्या कि ये कई सारे प्लेसेस पे कौन किसका माइक ऑन है प्लीज? ऐसा भी है क्या कि बहुत सारे प्लेसेस पे ये ज्योमेट्री होल्ड नहीं करती? तो यस, सम ऑफ द प्लेसेस आर देयर जहां पे ये डेफिनेशन होल्ड नहीं करती है। ये ज्योमेट्री मतलब पैरेलल पोस्टुलेट पर्टिकुलरली होल्ड नहीं करता है। 4 पोस्टुलेट तो होल्ड करते ही हैं, बट ये होल्ड नहीं करता। बात मेरी समझ में So आई? in a sphere, हाँ बोलो। sir, they do not hold true in a sphere in spherical geometry. यस, स्फेरिकल ज्योमेट्री पे ऐसा नहीं होता है। हम बात करेंगे अभी। मैं तुरंत डेफिनेशन दूंगा। अगेन सम डेफिनेशंस विल बी देयर, तो हम वहां पे बात करेंगे। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री, हाँ बोलो बच्चे। सर व्हेन यूक्लिड केम डिग्री कॉन्सेप्ट, उस यूक्लिड ने बोला था, आपने 180 डिग्री लिखा नहीं 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 टू नहीं, राइट यूक्लिड ने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि 180 डिग्री टाइप वर्ड्स। उस टाइम डिग्री नहीं था टू बच्चे। राइट एंगल। टू राइट एंगल, यस, हमने लिखा है। देखो, अब हम इतने तो अनजान है नहीं कि भैया हम ना समझ पाए कि टू राइट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इतना तो समझ में आना चाहिए, राइट? अब बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं जा पाएंगे हम, ठीक है? यस सर। हाँ। तो तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ कि वेयर यूक्लिड, 5 postulates. यस, यूक्लिड पोस्टुलेट्स वर्क्स। और पर्टिकुलरली कौन सा? फिफ्थ। 5th postulate. यस, फिफ्थ वन। 2000 साल की जर्नी छोड़ो, अभी बाद में बात करेंगे। पर्टिकुलरली फिफ्थ पोस्टुलेट, इसीलिए मैं थोड़ा रोमन में चला जाता हूं और अच्छा लगेगा। पर्टिकुलरली फिफ्थ पोस्टुलेट। अब थोड़ी बात करते हैं कि क्या, अगर इतना तो पता हो गया कि भाई अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो अगर मैं किसी 2D में ज्वाइन कर रहा हूं, एक प्लेन है हमारे पास, तो आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब है कि अगर लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का सम तो पक्का 180 आएगा। इज इट सो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. थीटा 2। अब हमने किया क्या बच्चा लोग, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो एक पेपर है हमारे पास, सपोज एक पेपर है, राइट? और इस पेपर को ना हम 2 तरीके से मोल्ड कर सकते हैं।
मान लो कि हमने पेपर को सब मोल्ड किया, थोड़ा सा भी मोल्ड किया, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखना, मेरे को बताना क्या मैं सही बोल रहा हूं। क्या ये पेपर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा बच्चा लोग? यस सर, देगा। Yes, sir. तो इस पेपर के कितने पार्ट हैं? एक तो इंटरनल पार्ट, ये वाला, राइट, और एक जस्ट आउटसाइड वाला पार्ट। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ध्यान से देखना शुरू करो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक ये स्फीयर हमारे पास था, है ना? मैंने बना दिया, तो इस स्फीयर के एक आउटर एरिया है, नहीं आया ना? Yes, sir. और यस एक सर। एक एक इनर एरिया है। Yes, sir. हमने उसी प्लेन को क्या किया है? मोल्ड किया है, जो प्लेन मेरा पहले था। और जैसे ही मैंने मोल्ड किया, तो अब इस जगह पे कुछ गड़बड़ होगा। अब थोड़ा देखो, नेक्स्ट वर्जन ऑफ या न्यू व्यू पॉइंट ऑफ पैरेलल पोस्टुलेट। आज मैं इसको खत्म कर लेता हूं ताकि ज्यादा कुछ कल को नहीं रह जाएगा। कल हम फ्रेश न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस कर पाए। तो न्यू व्यू पॉइंट ऑफ पैरेलल पोस्टुलेट। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं? कुछ कर नहीं रहे हैं, एक नौटंकी कर रहे हैं, जो जिस नौटंकी को आप भी देख सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन है यूक्लिड के अकॉर्डिंग, और ये हमारे पास एक पॉइंट है P। सपोज करिए P नहीं है, मान लीजिए ये A पॉइंट है, और इस लाइन सेगमेंट पे मैंने दो पॉइंट उठा लिए, लाइन पे मैंने दो पॉइंट उठा लिए, A और B। और मैंने कुछ किया नहीं, मैंने A पॉइंट, सॉरी, इसे मैं C ही बोल दूं, तो इसे C बोल दिया और इसको B से ज्वाइन कर दिया। तो सपोज करिए कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट। इसी पैरेलल पोस्टुलेट को कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर आप यूक्लिडियन स्पेस में हैं, तो किसी एक लाइन के पैरेलल आप हैं। सॉरी, सपोज करिए ये एक लाइन है हमारे पास, राइट, और ये एक पॉइंट है। ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत सारी चीजों को कॉमन करके आपको बता रहा हूं। तो ये हमारे पास मान लीजिए एक पॉइंट है। मैंने कहा कि अगर ये पॉइंट बाहर है, आउटसाइड द लाइन, राइट, तो इसके थ्रू इस लाइन के पैरेलल एक ही लाइन ड्रॉ करी जा सकती है, अगर मैं यूक्लिडियन स्पेस में हूं। मेरी बात समझ में आई? आया ना? Yes. तो मैंने कहा कि अगर ये पॉइंट P है और ये लाइन L है, तो इस लाइन के पैरेलल P से होती हुई एक ही लाइन ड्रॉ करी जा सकती है, एंड दैट इज यूनिकनेस। अगर मैं यूक्लिडियन स्पेस में हूं तो। मेरी बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अभी और भी बातें समझिए। तो ये पैरेलल एक्सियम का ही है, पैरेलल पोस्टुलेट का ही मैं दूसरा व्यू पॉइंट बता रहा हूं। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये सेकंड व्यू पॉइंट था, सेकंड व्यू पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड व्यू पॉइंट। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि इस C से होती हुई एक ही पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जा सकती है, 50 तो नहीं ड्रॉ करी जाएंगी। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और अगर ऐसा है तो थोड़ा और बात कर लेते हैं भाई। ये कितना है? मान लेते हैं ये θ1 है। तो थोड़ी बहुत हम
वो कर सकते हैं कि भाई ये भी थीटा वन होगा, नहीं? Yes, sir. Alternate interior angle. हाँ, कह सकते हैं। और भाई आप कहोगे कि सर आपने अल्टरनेट इंटीरियर तो डिफाइन ही नहीं करा, तो मुझे लगता है कि आप इतने, मैं अगर इतना दिमाग लगा रहा हूं तो आप भी इतने दिमाग लगा पाएंगे। Yes, sir. मैंने कहा कि अगर ये थीटा वन है और ये थीटा टू है, तो भाई अगर थीटा वन प्लस थीटा टू कितना है, 180 डिग्री है, टू राइट एंगल्स है, तो इसका मतलब ये थीटा टू, तो ये अगर थीटा थ्री है तो थीटा थ्री प्लस थीटा टू भी तो टू राइट एंगल है, नहीं है? Yes, sir. तो Yes, sir. इट सजेस्ट व्हाट, थीटा वन इज इक्वल्स टू Theta 3. थीटा थ्री। और अभी हम आगे बात करेंगे कि भाई आप लोग तो वैसे एट्थ में है, तो थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी, बट आई विल डू एवरीथिंग। किसी भी चीज को आपको आउटसाइड से अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जब पढ़ना होगा तो आप बैठ के पढ़िएगा। इस 1 ईयर की जर्नी के बाद आपको पढ़ना ही पढ़ना है, खुद ही से पढ़ना है। तो जब तक मेरे से पढ़ने का टाइम है आप मेरे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो पढ़ेंगे दुनिया का कुछ किसी भी हिस्से में रहेंगे आप खुश रहेंगे। कम से कम मैथ्स को तो कोई टेंशन नहीं होगी। तो अगर ये थीटा वन है तो ये भी थीटा वन है, और अगर ये थीटा टू है तो ये भी थीटा टू है। Yes, sir. और अगर ऐसा है तो भाई अगर मैं इसको थीटा थ्री बोल रहा हूं तो क्या लगता है कि इसका मतलब है कि थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री क्या आएगा? 180 degree. इसका मतलब यह है कि पैरेलल पोस्टुलेट का एक पहला थ्योरम बन के आया कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles of a triangle is two right angle. Done? Yes, sir. तो क्या लगता है पैरेलल पोस्टुलेट के कितने व्यू पॉइंट आए मेरे पास? 3। 3. पहला व्यू पॉइंट कि भाई अगर थीटा वन प्लस थीटा टू 180 से कम है तो किसी ना किसी एक साइड इंटरसेक्ट करेगी, और अगर 180 है टू राइट एंगल के बराबर है तो इधर वाला भी टू राइट एंगल के बराबर हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो भाई साहब फिर तो कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आई? दूसरा व्यू पॉइंट में मुझे मिला कि अगर कोई लाइन है, बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक ही लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। और इसी का मैंने थर्ड व्यू पॉइंट लिया कि भाई इसका मतलब है कि यूक्लिडियन स्पेस में, यूक्लिडियन स्पेस कौन सा स्पेस जिसमें ये पांचों अभिग्रेत या पांचों पोस्टुलेट वर्क करते हैं, तो उस स्पेस में अगर कोई मैं गलती से एक ट्रायंगल बना दे रहा हूं तो पैरेलल पोस्टुलेट बोलेगा कि भाई उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 होने जा रहा है। तो ये 3 व्यू पॉइंट तो पक्का मुझे पता होने चाहिए, आया ना? Yes, sir. सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि मैं यूक्लिडियन स्पेस का अगर मैं दूसरा वो देना चाहूं, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन देना चाहूं, तो मैं क्या डेफिनेशन दे सकता हूं? क्या लगता है आपको? Here sum of the interior angles of a triangle is 180 degree. यस, अगर यूक्लिडियन स्पेस में कोई ट्रायंगल मैं बनाऊंगा तो पैरेलल पोस्टुलेट कहने का मतलब ये है कि अगर उस ट्रायंगल को देखूंगा तो उस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 आना चाहिए, अगर वो पैरेलल पोस्टुलेट है तो। मतलब पैरेलल पोस्टुलेट कह रहा हूं, यूक्लिड का पैरेलल पोस्टुलेट उस स्पेस में वर्क कर रहा है तो उसमें कोई भी बनाओ ट्रायंगल उसका सम 180 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा?
यस सर। आएगा सर। और अब जो होने जा रहा है वो डेफिनेशन नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस के जो मैंने पेजेस फोल्ड करे थे। अब देखो मैं पेज फोल्ड किया हूं पहले से। मैं अब स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन देने जा रहा हूं। और अब अपनी डेफिनेशन को मैं लेके आ रहा हूं। मैं कल फंडामेंटली सारी बातें करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन दे लेता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो भाई ऐसा है कि दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या? स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि भाई स्फीयर पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा दिखेगा, कैसे फाइंड आउट करोगे आप? सपोज करिए ये मेरा स्फीयर था, राइट? है ना? इस स्फीयर पे आप मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता सकते हो? मान लीजिए कि मैंने दो पॉइंट P यहां पे सेलेक्ट कर लिया और यहां पे Q सेलेक्ट कर लिया। इस पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है या इन्फिनिट तरीके के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है? The one which is perpendicular. The one which is perpendicular. Unknown is who is unknown? What's your name? Shiva. Oh, great. तो इट्स द थ्रू ग्रेट जाना पड़ेगा अंदर। नो, हमें भाई स्पेस का मतलब होता है कि हम उसी में चल सकते हैं। अब उसको काट पीट के अंदर नहीं जाना है, ठीक है? तो ऐसा प्लेन कैसे जाएंगे? प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर। यस, हम क्या करेंगे कि इस P और Q से पास होता हुआ एक ग्रेटर सर्कल बनाएंगे। अभी ग्रेटर सर्कल क्या है? एक प्लेन हम यहां पे डिजाइन करेंगे। ध्यान से देखिए। सपोज करिए मैंने ये वाला डिसाइड कर लिया इस स्फीयर पे, और इस तरीके से हम डिजाइन कर रहे हैं कि ये जो प्लेन है ये सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास कर रहा है। थोड़ा सा डायग्राम मेरा कैजुअल हो सकता है। तो मैंने एक प्लेन ऐसे बनाया, या आप ऐसे समझो कि मैं थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूं। आप अब समझ में आ जाएगा आपको जिस तरीके से आप समझाने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा कि एक स्फीयर लूंगा। सपोज करो मैंने ये स्फीयर बना दिया। मैं अगर कोई P पॉइंट ये है और Q पॉइंट ये है, तो मैं P और Q से पास होने वाला वो प्लेन ढूंढूंगा जो इस स्फीयर को दो इक्वल पार्ट में कट कर दे। अब मेरी बात समझ में आई? आया ना? यस सर। हमेशा अगर मुझे P और Q के बीच की सबसे न्यूनतम डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? P और Q से होता हुआ एक प्लेन ड्रॉ करूंगा जो इस पूरे स्फीयर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एंड आई उस इंस्टेंट पे इस PQ लाइन को हम क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ। यस, शॉर्टेस्ट पाथ, या हम इसी को हम बोलेंगे लाइन। क्या बोलेंगे हम इसको? लाइन। लाइन। तो इसका मतलब स्फीयर पे लाइन कैसा दिखेगा, समझ में आया आपको? आया ना? यस सर। पक्का समझ में आया? सर वो तो कर्व Yes, होगा sir. ना, तो तो मैंने क्या बोला? मैंने ऐसा कहीं बोला था कि भाई ये हो जाएगा। स्फेरिकल स्पेस में लाइन उस तरीके की दिखेगी
डेफिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से पकड़िए, मैं जो डेफिनेशंस दे रहा हूँ। बात मेरी सुन। शॉर्टेस्ट वन परपेंडिकुलर पाथ होती ये है। डिफरेंशिएट कर देगा इक्लोइड्स प्लेन को किसी भी प्लेन से। कौन बोल रहा है एक परपेंडिकुलर, कौन है? ये कौन बोल रहा था अभी परपेंडिकुलर सम डिस्टेंस वगैरह का शॉर्टेस्ट कुछ? यस सर, मैं बोल रहा था। अभिनव, हाँ बताओ क्या बोल रहे थे? In physics, we have taught that the shortest distance between any two points is the one which is perpendicular to both. परपेंडिकुलर टू बोथ पॉइंट के Yes, sir. परपेंडिकुलर? Yes, sir. पॉइंट के परपेंडिकुलर, ध्यान से अपने स्टेटमेंट का मतलब समझिए। इस पॉइंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। डू यू कैन ड्रॉ इट? भाई इंफिनिटी लाइंस हैं Yes, sir. तो स्टेटमेंट का हाँ एब्सर्ड है इस बात का मतलब। तो ठीक है, मैं बात करता हूं। तो अपने आप को ग्रेटर सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे? जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इस सर्कल को हम बोलते हैं ग्रेटर सर्कल। और एक और बात, पहली चीज, एक और बात आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल का ड्रामा प्लीज यहां पे मत लाइएगा कि मेरे स्कूल के टीचर ये कहते हैं, ये है ठीक है कि क्योंकि स्कूल वाले लोग महाज्ञानी लोग होते हैं तो उनका अलग ही अपना वो है। तो ग्रेटर सर्कल, लेट्स मूव ऑन टू द ग्रेटर सर्कल। और ग्रेटर सर्कल उन पी और क्यू पॉइंट से पास होते हुए ड्रॉ करेंगे और इस पी क्यू को हम बोलेंगे लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहता हूं इस स्फीयर पे, तुम रैंडमली तो कोई ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई ना आपको? Yes, sir. हम रैंडमली तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं कैसा ड्रॉ करूंगा? तो एक तो मैंने मान लीजिए कि नॉर्थ पोल से पास होता हुआ एक और ऐसा ड्रॉ कर दिया, ऐसा वाला। सपोज करिए मेरे से थोड़ा सा फिगर कुछ उल्टा सीधा बन जा रहा है, अब क्या करूं मैं, इतना वो तो हूं नहीं। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं वैसे कि सपोज करिए ये हमारे पास था और ये हमारे पास पी पॉइंट है। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि इसका अगर मैं ग्रेटर सर्कल ड्रॉ करूंगा तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वन, है ना? पी से होते हुए कोई भी हम ग्रेटर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये तो इस वाले का इक्वेटर के तो परपेंडिकुलर होगा ना, जो एकदम Yes, जस्ट sir. प्लेन में है। यस सर। तो इसे मैंने मान लिया क्यू। और सपोज करिए मैंने एक और ग्रेटर सर्कल ड्रॉ किया। सपोज करिए ये आर और अगेन इट इज परपेंडिकुलर एंड सपोज करिए ये थीटा। क्या लगता है आपको, पहले तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है कि नहीं? है। है, क्योंकि भाई सारे पी क्यू आर इन सब से ग्रेटर सर्कल हमने ड्रॉ किया है और उस तरीके से मैंने ट्रायंगल बनाया है। तो पहले तो स्फीयर पे ट्रायंगल बनाना भी बहुत आसान काम नहीं है, ठीक? यस सर। और उसमें भी दूसरी बात यह है कि क्या इन तीनों एंगल का सम कितना है? थीटा प्लस 180 से ज्यादा होगा यस बिकॉज टू राइट एंगल्स बन रहे हैं। यस, इट इज ग्रेटर देन 180। ये 180 तो ना है भाई। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब इस स्पेस में, इसका मतलब स्फीयर पे जो भी ज्योमेट्री होगी ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री तो ना है। नहीं है। तो इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? इस पे हम जो भी काम करेंगे इस स्पेस में उसे हम बोलेंगे नॉन यूक्लिडियन
पहले तो ज्योमेट्री जिसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, और इस तरीके के स्पेस को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूक्लिडियन स्पेस। क्या बोलेंगे? नॉन यूक्लिडियन स्पेस। non-Euclidean space. अच्छा, आपको याद है मैंने अभी कुछ देर पहले कुछ और भी बात करी थी, थोड़ा याद करिए पेपर फोल्डिंग की बात। मैंने अभी पेपर फोल्डिंग की बात करी थी ना? Yes, sir. Yes, sir. एक इनर सरफेस बन रहा है और एक आउटर सरफेस बन रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो जो इनर वाला पार्ट है उस पे भी यूक्लिडियन ज्योमेट्री वर्क नहीं करेगी। नहीं करेगी। बात समझ में आई? एंड सो वी आर क्रिएटिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज। वन इज हाइपरबोलिक ज्योमेट्री, second one is spherical geometry, that is another non-Euclidean geometry, right? And third one is plane geometry. तो एक ही प्लेन के जस्ट मैं थोड़ा सा फोल्ड अप करूंगा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिवा। तो ग्रेट। एक ही प्लेन के फोल्डिंग से हम 3 डिफरेंट पार्ट्स क्रिएट कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? अगर ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 हो गया तो क्या होगा? बताओ कौन सा पार्ट की हम बात कर रहे हैं? प्लेन पार्ट, यूक्लिडियन। यूक्लिडियन। ये प्लेन की बात कर रहे हैं, ऐसा है ना? और जैसे ही मैंने ऐसी फोल्डिंग करी, ये वाली, और इस पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ऐसा, तो इसके तीनों एंगल का सम 180 से ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. और ऐसे मैंने बनाया, और इस पे अगर मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला, नॉट लाइक दिस, आई शुड से हाइपरबोलिकली टाइप, ऐसा कुछ, राइट? तो यहां पे अगर मैं कोई 3 ऐसे ट्रायंगल बना रहा हूं, उधर पीछे लेके और इधर ऐसा कुछ ट्रायंगल बना रहा हूं, तो इसके तीनों एंगल का सम 180 से छोटा होता है। बात समझ में आई? मैंने 3 तरीके की ज्योमेट्री बताई, एक हाइपरबोलिक वन, एक स्फेरिकल वन, और एक प्लेन। 2 नॉन यूक्लिडियन स्पेस में जाते हैं, एंड वन गोज टू व्हाट? Euclidean space. यूक्लिडियन स्पेस। एंड दिस इज हाउ Euclidean space. पैरेलल पोस्टुलेट वर्क्स। और पैरेलल पोस्टुलेट की कीमत क्या है, अब आपको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। बात मेरी समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो Yes. आज के लिए इतना ही। और फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी गिव योर अटेंडेंस फर्स्ट। टेक योर अटेंडेंस फर्स्ट। 1 मिनट। क्योंकि कल के बाद मैं अलाउ नहीं करूंगा जो भी लोग नहीं है। अभिनव सिंह, Yes, sir. किस क्लास में हो बच्चे? 11th. गिव मी 1 मिनट। अभिनव 11th। ओके, डन। आप बच्चे अब आराम से लीव कर सकते हो। कुछ वो अनकुल, Yes, sir. क्लास कौन सी है बच्चे? Sir, 9th. 9th। ओके, डन बच्चे। अर्नव, 7th, sir. Class 7th. क्लास 7th। Yes, sir. ग्रेट बच्चे। समझ में आया बच्चे? Yes, sir. पूरा समझ में आया कि थोड़ा समझ में आया? No, sir. I understand the whole thing. अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ढंग से पढ़ो। आर्यन, Thanks, sir. आर्यन राज, ओ हर्षराज 10th। कल से आप लोग जब भी क्लास ज्वाइन करेंगे अपने ओरिजिनल नेम से ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज मैं आपको
वो नहीं दूंगा, एंट्री नहीं दूंगा। अविनाश दुबे। यस सर। किस क्लास में हो बच्चे? 9th। 9th में। ओके। ब्लैक होल। अनुराग राज। बी विथ योर ओरिजिनल नेम। अनुराग राज। Which class was there? Anurag. Anurag 10th. Okay. Next. Give me one